हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दीक्षा और मैं आज कंटिन्यू करूँगी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को जो हमने सीरीज शुरू करी है। तो इसका आज जो हमारा सेट है ये सेट नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहले क्वेश्चन में बोला गया कि जो ड्रेविडियन स्टाइल या चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके बारे में इसमें कौन सा फीचर गलत दिया है। अगर नगारा टेम्पल्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स जो थे उसमें आपको हाई बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो फ्रंट गेट होता था, जो कि एंट्रेंस होता था, उसको गोपुरम कहते हैं। या ड्रेविडियन स्टाइल में आपको एक से ज़्यादा विमान देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू नगारा, जहाँ पे आपको एक सिंगल विमान देखने को मिलेगा। विमान होता है, देखिए जो मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर ऐसा जो पार्ट होता है जहाँ पे ऐसा कुछ बना होता है, इसको हम विमान कहते हैं। तो बोला गया कि यहाँ पे ड्रेविडियन स्टाइल में एक से ज़्यादा विमान होते हैं एंड नगारा स्टाइल में केवल एक होता है। एंट्रेंस जो होता है गर्भगृह, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स मिलेंगे द्वारपाल के। दो द्वारपाल इसमें दिखाई देंगे, एक है मिथुन, एक है यक्षास। एक यहाँ पे डी स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट में बोला गया असेंबली हॉल को गर्भगृह से कनेक्ट किया जाता था थ्रू अ टनल, और उसको हम बोलते थे अंतराल। और यहाँ पे सबसे यूनिक फीचर जो ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का वो है वाटर टैंक। आपको जितने भी आर्किटेक्चर है, जितने मंदिर है, वहाँ पे आपको वाटर टैंक दिखेगा ही दिखेगा। तो इसमें पूछा ये कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो इसका फीचर नहीं है। तो यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट है, ये सी रॉन्ग है। ये इसका पार्ट नहीं है, इसका फीचर नहीं है। इसलिए क्योंकि जो ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें आपको केवल एक विमान देखने को मिलेगा, लेकिन नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो था उसमें एक से ज़्यादा विमान आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आंसर है सी। तो दोस्तों मैंने मुझसे कुछ स्टूडेंट्स से पिछले वीडियोस में रिक्वेस्ट करी थी कि उन लोगों को प्रॉपरली अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो मैं अपने स्लाइड्स में कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी ऐड कर दूँ ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि इसमें जो स्लाइड्स में क्वेश्चंस होते हैं, मैं खुद देखिए आप मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ, इसलिए कभी कभी मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैंने क्या अभी रीड किया है, क्योंकि बिल्कुल स्पेस नहीं होता इसमें कोई भी फ़ोटोज़ ऐड करने का। बट अगर आपको इनके एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो सर आपको इसकी पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस इन सारे क्वेश्चंस के। तो मैंने उन जो क्वेश्चंस में उनका जो एनालिसिस है उसमें ज़रूर मैंने जो फ़ोटोज़ हैं वो ऐड की हुई हैं। तो आप सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल्स इसके क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस की। बट आई एम वेरी सॉरी, मैं इनमें तो ऐड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं कहीं पर ही फ़ोटोज़ ऐड कर सकूँ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में बात करिए। आमेर स्कूल जो है इसको ढूंढार स्कूल भी बोला जाता है। इसका अगर आप अर्लीस्ट एविडेंसेस देखें तो आपको बैराट जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे जो वॉल पेंटिंग्स हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसमें अगर आप पेंटिंग्स में जो मेन फोक दिखाए हुए, मतलब लोग दिखाए दर्शाए गए हैं पिक्चर के थ्रू, वो लोग ने मुगल स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। इससे पता चलता है कि इसमें काफ़ी हद तक मुगल का इन्फ्लुएंस था। बट देन फिर भी अगर ओवरऑल देखो तो ये फोक स्टाइल पेंटिंग्स ही थी। इट रीच्ड इट्स जेनिथ इन पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह इन द 18th सेंचुरी। तो अगर आपको ये पेंटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो आप आमेर फोर्ट देख सकते हैं जयपुर में, वहाँ आपको या ये पेंटिंग काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है। अब इसमें पूछा गया यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट दिए हुए, इसलिए आंसर है सी। पोट्री के संदर्भ में देख रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है। जो पोट्रीज हैं उनको लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इनको पोएटिक कंपोजिशन वे में मोल्ड किया जाता है। अर्लीस्ट एविडेंस जो पोट्रीज का है वो न्यूलिथिक साइट से हमें मिला गया है, मेहरगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोट्री जो होती है एंशियंट पीरियड की वो थी पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, ये ग्रे कलर की होती थी एंड ये वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स की जो डिफरेंट डिफरेंट पोट्रीज है आपको याद रखनी चाहिए। जैसे पेंटेड ग्रे वेयर है वैदिक पीरियड की, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है मॉडर्न पीरियड की। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की जो पोट्रीज हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स था वहाँ पे एक फेमस पोट्री थी रॉलेट पोट्री, जो कि अराउंड 200 BC पुरानी है। अब यहाँ पे देखना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न पार्ट्स का नहीं, जो राउलेट पोट्री थी ये सदर्न इंडिया की थी एंड दैट डेट्स बैक टू 200 to 100 BC। उड़ीसी डांस फॉर्म के बारे में देखना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
सॉरी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उदयगिरी खंडारी केव्स जो है वहाँ से इनके अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ओडिसी डांस के डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर्स की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसका जो नाम है वो नाट्य शास्त्र जो बुक है उसमें एक वर्ड है उद्रा नृत्य, वहाँ से लिया गया है। ये पहले के टाइम में अगर इस ये डांस फॉर्म जो था ये प्रैक्टिस कौन करता था, महारीज जो होते थे वो प्रैक्टिस करते थे। एंड इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय द जैन किंग खेरवेल। लेकिन जैसे जैसे वैष्णविज्म आया रीजन में तो जो मेहरी सिस्टम था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। इंस्टेड जो यंग बॉयज़ होते थे उनको फीमेल्स के अटायर में ड्रेसअप किया जाता था और उनको गोती पुआस बोलते थे। भरतनाट्यम के कंपैरिजन में अगर हम उड़ीसी डांस को देखें तो उड़ीसी डांस की जो मुद्रास और पॉस्चर्स ये इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो काफ़ी सिमिलर है भरतनाट्यम से। इसमें एक बहुत फेमस पॉस्चर होता है जिसको हम त्रिभंग पॉस्चर बोलते हैं। इसमें जो बॉडी होती है वो बेंडेड होती है, ठीक है। 3 बेंडेड फॉर्म ऑफ द बॉडी इज इनेट टू उड़ीसी डांस फॉर्म। अब ये जो पॉस्चर है ये मैं चाहती थी कि मैं स्लाइड में ऐड कर पाऊँ बट मैं नहीं कर पाई। लेकिन अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी चाहिए तो आप गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं कि त्रिभंग पॉस्चर कैसा होता है। तो इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। मणिपुरी डांस फॉर्म के बारे में देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नाग बंधु मुद्रा जो है इसमें बॉडी को 8 के शेप के कर्व में बनाया जाता है एंड ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है मणिपुरी डांस फॉर्म का। रासलीला राधा कृष्ण लव स्टोरी जो है इसका मेन थीम है। इसमें ड्रम होता है पुंग जिस इज़ एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ द रिसाइटल। फिर इसमें फ्लूट होती है, करताल्स होते हैं, वुड क्लैपर, ढोल एंड एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द म्यूज़िक। लोग इसके साथ डांस करते हैं। थंगता एंड संकीर्ताना जो है वो मणिपुरी डांस से इन्फ्लुएंस्ड है। अब थंगता क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया अबाउट मणिपुरी डांस। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। ओजा पाली के संदर्भ में देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है। ओजा पाली एक यूनिक नैरेटिव थिएटर है। ये थिएटर फॉर्म है कहाँ, असम का। प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल ऑफ मनसा और द सर्पेंट ऑफ गॉडेस। तो जो सर्पेंट गॉडेस होते हैं उसको मनसा बोलते हैं, उनके फेस्टिवल से रिलेटेड है ये थिएटर डांस फॉर्म है। इसमें जो नरेशन होता है इट इज़ अ प्रोलॉन्ग अफेयर। इसमें 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन कौन से इसके डिफरेंट डिफरेंट, बनिया खंड, भतियाली खंड एंड देवखंड। पाली जो होता है, पाली मेन नरेटर होता है जो स्टोरी को पूरा नरेट करता है। और ओजा जो होते हैं वो कोरस जो होते हैं, जो बैकग्राउंड में जो मेंबर्स होते हैं जो उसको रिपीट करते हैं कोरस में, वो ओजा होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या नन। तो उसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। आंसर है ओनली 3। इसलिए क्योंकि जो पाली होते हैं वो कोरस मेंबर्स होते हैं। ओजा जो होता है ही इज़ द मेन नरेटर। विल्लू पत्तू के संदर्भ में देखने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो विल्लू पत्तू है इसका मतलब होता है बो सॉन्ग। ये एक टाइप का म्यूजिकल थिएटर है जो कहाँ पे फेमस है, डेक्कन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें रामायण की स्टोरीज को नरेट किया जाता है यूजिंग बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट्स। देखना यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। इसमें देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रमन जो है ये 2009 में लिस्ट ऑफ द यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की जो लिस्ट है उसमें 2009 में इसको इंक्लूड किया गया था। ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में कुमाऊं रीजन का एक रिचुअल थिएटर या रिलीजियस फेस्टिवल है। यहाँ पे जो लोग विलेजेस होते हैं वो अपने विलेज देवती जिसको भूमियाल देवता भी कहा जाता है उनको ऑफरिंग्स पे करते हैं इन द कोर्टयार्ड ऑफ द विलेज टेम्पल। इसमें जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है जागर का। जागर जो होता है इसमें वो लोग गाते हैं एंड उसमें वो लोग ढोल वोल बजाते हैं एंड उन डांस वांस करते हैं। ये एक टाइप का म्यूजिकल रेंडिशन है ऑफ लोकल लेजेंड्स। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1, 2, 4, 1, 3, 4, 3 एंड 4 एंड ऑल आर करेक्ट।
तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, आंसर है 1, 3 एंड 4। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन का एक रिचुअल थिएटर है। तो ये कुमाऊं रीजन नहीं, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का, ये गढ़वाल रीजन का, ठीक है, गढ़वाल रीजन का एक रिचुअल थिएटर है, इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, आंसर है 1, 3 एंड 4। कदम्बा स्क्रिप्ट के बारे में देखने कौन सा स्टेटमेंट पे करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट दिया हुआ। कदम्बा स्क्रिप्ट जो है, इट मार्क्स द बर्थ ऑफ अ डेडिकेटेड स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग कन्नड़, कि कदम्बा स्क्रिप्ट की वजह से कन्नड़ राइटिंग की शुरुआत हुई। इट इज़ ऑल्सो डिसेंडेंट ऑफ द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट का डिसेंडेंट भी बोला जाता है स्क्रिप्ट को। एंड इट डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ कादम्ब डायनेस्टी जो थी, जो 4 to 6 सेंचुरीज के टाइम में रेन जिस डायनेस्टी ने किया था, उसके अंडर ये जो स्क्रिप्ट थी इसकी शुरुआत हुई थी। ये स्क्रिप्ट बाद में कन्नड़ तेलुगु स्क्रिप्ट में टर्न हो गई। अब यहाँ पे देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, आंसर है बी, 1, 2 एंड 3। स्मतवाद के बारे में देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये पुराण की जो टीचिंग्स है उस पर बेस्ड है। इस पे ये जो 5 देवता हैं, 5 डियटीज़ हैं, उनकी वर्शिप पे ये इम्पोर्टेंस देता है। 5 डियटीज़ कौन कौन सी हैं, इन सबको वो इक्वली ट्रीट करते हैं, शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु एंड सूर्य। इसमें 2 कंसेप्ट्स इन्होंने एक्सेप्ट किए। एक है ब्राह्मण, जिनको सगुन ब्राह्मण कहते हैं। सगुन ब्राह्मण वो ब्राह्मण होते हैं दैट हैज़ द एट्रीब्यूट्स, ब्राह्मण विद द एट्रीब्यूट्स। एक होता है निर्गुण ब्राह्मण, निर्गुण ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मण विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो इस पर देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। 1, 3, वो 2 एंड 3, ओनली 2 एंड ऑल आर करेक्ट। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर हमें मैच करना है म्यूजिक दिए हुए, लोकल म्यूजिक और उनका ओरिजिन देखने कौन से स्टेट में है। तिक्कर अरुणाचल प्रदेश, जाजिंजा असम, सुकर के बिया मिजोरम एंड सैकुती जाय बिहार। तो इसका आंसर है 1, तिक्कर है असम में, जाजिंजा है अरुणाचल प्रदेश में, 1 बी, 2 ए, सुकुर के बे है बिहार में, एंड सैकुती जाय मिजोरम में। तो आंसर है 1 बी, 2 ए, 3 डी, 4 सी, आंसर है बी। पांडवानी फोक म्यूजिक के बारे में देखने कौन से स्टेटमेंट पे इनकरेक्ट दिया हुआ है। ये जो फोक म्यूजिक है ये रामायण जो एपिक है उसके ऊपर बेस्ड है, और इसमें राम को हीरो दिखाया जाता है, या जब इसका म्यूज़िक जो है, इसमें जो भी लिरिक्स होती हैं उसके थ्रू राम को एज अ हीरो पोर्ट्रे किया जाता है। इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल ज्ञान एंड वादन। ज्ञान होता है सिंगिंग एंड वादन होता है प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी ज्ञान एंड वादन है उन सबको मिला के ये सबसे मिलकर ये म्यूज़िक बनता है। यूजुअली द सॉन्ग्स आर सेट टू द रिदम ऑफ अ तंबूरा। तो जो तंबूरा वो लोग बजाते हैं उसके रिदम के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स को सेट किया जाता है, सॉन्ग के ट्यून को। ऑन द मोस्ट वेल नोन आर्टिस्ट इज़ तीजन बाई फ्रॉम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो तीजन बाई जो है वो छत्तीसगढ़ की हैं, वो इसकी बहुत फेमस आर्टिस्ट है, तो इनको पद्मश्री भी अवार्ड किया गया था। तो देखना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। ओनली 1, ओनली 2, 2 एंड 3 एंड डी ए नन। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड राइट है, आंसर है 2 एंड 3 ओनली, सी। अच्छा, यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, आंसर है ए ओनली। सेकंड एंड थर्ड सही है। अब ये देखिए फर्स्ट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये महाभारत एपिक पे बेस्ड है, और इसमें राम को नहीं, यहाँ पे भीम को एज हीरो पोर्ट्रे किया जाता है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे देखने कौन सा इनकरेक्टली, यहाँ पे देखने कौन सा मैच्ड करेक्टली है। पेंटिंग्स के स्टाइल्स दिए हुए हैं, उनके मेजर फीचर्स दिए हैं। काउका पितक है आइसोलेटेड पेंटिंग्स, दिगाला पितक है लॉन्ग स्क्रोल पेंटिंग्स, याम पितक है आइसोलेटेड फ्रेम्ड ड्राइंग्स।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट दिया हुआ है। जो काउका पेंटिंग्स हैं ये आइसोलेटेड पेंटिंग्स होती हैं, इसमें ओनली वन आंसर है, क्योंकि दिगाला पितक जो है ये आइसोलेटेड, ये लॉन्ग आइसोलेटेड फ्रेम पेंटिंग्स होती हैं, और याम पितक जो होती है ये लॉन्ग स्क्रोल ऑफ पेंटिंग्स है। तो इसलिए वन सही है, आंसर है ओनली वन। अवंतीपोरा टेम्पल्स के बारे में देखना कौन सा स्टेटमेंट पे करेक्ट है। दो टाइप के टेम्पल्स है, एक है अवंतिस्वमिन लॉर्ड शिवा के लिए, एक है अवंतीस्वरा जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ये किंग अवंती वर्मन जो कि उत्पाला डायनेस्टी 9th सेंचुरी के आसपास जो डायनेस्टी थी, जिस डायनेस्टी ने रेन किया था अराउंड 9th सेंचुरी एडी, उसमें इनका जो फर्स्ट किंग था किंग अवंती वर्मन, उसने इस टेम्पल को बनाया था। टेम्पल्स जो है इसमें आपको रोमन और गंधार के इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एंड ये थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्पल्स है रोमन एंड गंधार इन्फ्लुएंस है, ये इसका थर्ड स्टेटमेंट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर है बी 2 and 3। अब जो फर्स्ट यहाँ पे है जो अवंतिस्वमिन है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, एंड अवंतिस्वरा जो है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। एंड सेकंड स्टेटमेंट सही कि अवंती वर्मन जो कि उत्पाला डायनेस्टी के पहले किंग थे, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, और इन टेम्पल्स में आपको रोमन एंड गंधार इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। देखने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। संगम क्लासिक जो है वो अराउंड 100 से 600 BC के आसपास लिखी गई थी। इसमें फर्स्ट टाइम अगर आप वीविंग और सिल्क एंड कॉटन क्लॉथ के बारे में बात करें तो इस बुक में उसका मेंशन है कि उस टाइम में लोग सिल्क एंड कॉटन को वीव करते थे, तो इस बुक में उसका मेंशन दिया हुआ है। वीवर्स जो थे दे वर ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड, ठीक है, वो एक रिकग्नाइज्ड अलग सोसाइटी थी, उनकी खुद की एक डिफरेंट स्ट्रीट्स होती थी, और उन स्ट्रीट्स का नाम होता था कुरुगर विडी और अरुवल विदी। तो वो चोला एंड विजयनगर एम्पायर दोनों ही जो 9th से 12th सेंचुरी के आसपास जिनका रेन था, दोनों में ही अगर आप देखें जो वीवर्स थे वो मंदिर के आसपास रहते थे, एंड मंदिर के आसपास रहते थे, जो भगवान के आइडल्स होते थे उनके लिए ये फैब्रिक्स वीव करते थे। इनफैक्ट जो प्रीस्ट होते थे उनके कपड़े भी यही बनाते थे। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट दी हुई है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों आपको थोड़ा ये बोरिंग लग सकता है क्योंकि, और मैं थोड़ा स्लो भी बोल रही हूँ एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा है, क्योंकि मेरे को स्लाइड को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है कि मैं हिंदी होता है फिर उसके नीचे इसका आंसर्स दिए होते हैं, तो मैं इतना देख नहीं पाती हूँ, इसलिए कभी कभार एक दो ऑप्शंस जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि मिस हो गया ऐसा कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट में उसको करेक्ट कर दूँगी। नासिक केव्स के बारे में देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है। 24 बुद्धिस्ट केव्स हैं जिनको पांडव लेनी कहा जाता है। फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास ये डेवलप हुई थी। हिनायना पीरियड के को ये बिलोंग करती है। इसमें महायाना सेक्ट का इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिल सकता है। द साइट डिपिक्ट्स एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट, तो इसमें वाटर मैनेजमेंट का एक्सीलेंट सिस्टम डिपिक्ट किया गया है। थ्रू अ प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक्स कर्व्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स, तो सॉलिड रॉक्स को काट के उन्होंने वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आंसर है डी, नन। प्रयाग प्रहस्ती के बारे में देखने कौन सा इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। यूजुअल अशोकन इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एज इन ऑल पिलर्स, तो पहले स्टेटमेंट बोला गया कि जैसे मोस्टली जितने भी पिलर्स हैं तो अशोकन इंस्क्रिप्शन का जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हर एक पिलर्स में आपको देखने को मिलेगा, तो यूजुअली वैसे ही यहाँ पे भी सेम स्क्रिप्ट में यहाँ पे अशोका का एक इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे क्वींस एडिक्ट है जिसमें चैरिटेबल डीड्स बताई गई हैं। अशोका की जो वाइफ थी क्वारवाकी, उनके बारे में उन्होंने जो सोशल वर्क किए थे उसके बारे में यहाँ पे भी एक इंस्क्रिप्शन है। समुद्रगुप्त हु रेन ड्यूरिंग 335 AD से 375 AD तक,
उनके भी इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है किसने लिखे थे, हरिसेना इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हरिसेना है ये किसकी कोर्ट में ये रहा था या इसको किसने पैट्रोनाइज किया था। तो हरिसेना लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, एंड उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया था। एंड इन इंस्क्रिप्शन में उन्होंने किसके बारे में बात करी थी, समुद्रगुप्त के विक्टोरियस जो भी उनकी काम थे, उन्होंने जितने भी बैटल्स या कुछ भी उनका हीरोइक काम था वो सब इस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा है। अकबर के इंस्क्रिप्शन है पर्शियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखना कौन सा इंस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे A B C तीनों इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे जो D दिया है ये रॉन्ग है। यहाँ पे अकबर का इंस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको जहांगीर का इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा इन पर्शियन लैंग्वेज। तो आंसर है इसका D। इस क्वेश्चन में हमें देखना है नरसिम्हा ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, तो यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इसमें से अगर जो साउथ इंडिया में डिफरेंट स्टेजेस थे आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के, तो उसमें अगर आप देखें तो नरसिम्हा ग्रुप जो था वो सेकंड स्टेज डेवलपमेंट था। द रॉक कट टेम्पल्स, जो रॉक कट टेम्पल्स थे, दे वर डेकोरेटेड बाय इंट्रिकेट स्कल्पचर्स अंडर नरसिम्हा वर्मन। जो नरसिम्हा वर्मन थे उनके अंडर, उनके पेट्रोनेज के अंडर जो मंडप्स थे उनको 2 सेपरेट रथ में डिवाइड कर दिया गया था। स्मॉलेस्ट रथ को धर्मराज रथ कहा जाता था और बिगेस्ट रथ को द्रौपदी रथ कहा जाता था। डिज़ाइन जो उसका था वो ड्रेविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर था विच वॉज अ सक्सेसर ऑफ धर्मराज रथ। तो यहाँ पे देखने कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें जो C है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट रथ था वो द्रौपदी रथ था और बिगेस्ट रथ जो था वो धर्मराज रथ था। तो इसलिए आंसर है C। मांगी तुंगी के बारे में देखने यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है। ये ट्विन पिनेकल पीक है जिनके बीच में एक प्लेटू है विच इज़ डेडिकेटेड टू जैनिज्म। इसको ये भी माना जाता है कि ये एक गेटवे है टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। यहाँ पे जो तीर्थंकर्स है उनके श्राइन, उनके इमेजेस हैं, इट्स श्राइन्स इमेजेस ऑफ तीर्थंकर्स इन सेवरल पोस्चर्स इंक्लूडिंग पद्मासन एंड कायोत्सर्ग एंड वर मेड अराउंड 6th century AD। अगर आप रिसेंटली देखें 2016 में यहाँ पे स्टैचू ऑफ अहिंसा जो है, जिसको मोनोलिथिक स्टोन जो होता है उससे, उस स्टोन से कर्व करके 108 फीट टॉल आइडल बनाया था ये स्टैचू को, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखना है ये क्योंकि इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट जैन आइडल है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया हुआ है। 1 2 3 4 1 4 या नन। तो इसमें चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए आंसर है नन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखना है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस टाइम का अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो उसमें मोस्टली जो हेविली फीचर जो था वो था ज्योमेट्री। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ डेकोरेटिव पैटर्न टू इम्बाइब अ सेंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री को वो करने के लिए, इम्बाइब करने के लिए उन्होंने ज्योमेट्री पैटर्न का यूज़ करना शुरू किया था। इंट्रिकेट जाली वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। आप जैसे कोई भी सपोज रेड फोर्ट में गए हो या फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कोई भी, जैसे रेड फोर्ट है या कुतुब मीनार, ऐसे कोई भी आर्किटेक्चर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे, या सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल ताजमहल है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में कैसे विंडोज़ होती थी, इसमें ईजिली जैसे हवा सर्कुलेट हो सकती थी, तो वो जाली सी होती थी। ठीक है, आपको एक बहुत बड़ी सी ऐसी विंडो देखने को मिलेगी जो ऐसे होती थी। ठीक है, उसको जाली वर्क बोलते थे। अब यहाँ पे बोला कि जाली वर्क क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट हैड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन इस्लामिक रिलीजन। तो यहाँ पे देखने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो करेक्ट है, आंसर है C, बोथ आर करेक्ट। सो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को अगले कुछ वीडियोस में। जिसको भी हमारे ये इसके एक्सप्लेनेशंस चाहिए वो PDF फाइल्स ले सकते हैं। जिसको वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।